नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सुपर टेट का कंप्लीट कोर्स करा रहे हैं। साइंस सब्जेक्ट हमारा चल रहा था, पूरा कोर्स आपका समाप्त हो चुका है। आज हमारा आखिरी क्लास है धातु अधातु चैप्टर की पार्ट नंबर 2 देखेंगे, क्योंकि इससे पहले क्लास नंबर 44 में थ्योरी और कुछ प्रश्न हमने देखे थे। साइड में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। तो बाकी चीजें रह गई थी वो आज की क्लास में हम जो है वो देखेंगे। और आज हमारा पूरा कोर्स जो है वो साइंस सब्जेक्ट का कंप्लीट हो जाएगा। अब या तो हम इसी चैप्टर के मिक्स करके क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करेंगे, मिश्रित प्रश्नों को देखेंगे, या तो फिर हम नया जो सब्जेक्ट है उसको जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो कमेंट में अवश्य बताइएगा कि अगला सब्जेक्ट जो है वो कौन सा जो है वो रखा जाए। जहां तक कि एसएसटी जो है उसको रखना ज्यादा जो है वो सही रहेगा, क्योंकि उसमें थ्योरी वगैरह जो है वो ज्यादा है। तो ये आपका पूरा कोर्स है, धातु अधातु हम देख रहे हैं और ये पूरा कोर्स करा चुके हैं। कंप्लीट प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम कुछ पॉइंट के अकॉर्डिंग चीजों को देखेंगे। थ्योरी हम धातु अधातु सारी चीजें पहले ही समझा चुके हैं। तो सबसे हल्के तत्व की अगर बात करें तो आपका कौन सा होता है? हाइड्रोजन आपका सबसे हल्का तत्व होता है। सबसे अगर हल्की धातु आपसे पूछी जाए तो आपकी जो है वो लिथियम जो है वो सबसे हल्की धातु जो है वो होती है। सबसे हल्की आधातु अगर पूछा जाए, धातु अधातु मैंने दोनों ही आपको बता दिया है क्या होता है। सबसे हल्की आधातु जो है वो आपका हाइड्रोजन जो है वो होती है। हल्का तत्व भी हाइड्रोजन है, हल्की अधातु भी हाइड्रोजन है। सबसे भारी धातु की बात करें तो ऑस्मियम जो है सबसे भारी धातु जो है आपकी होती है। सबसे भारी ठोस अधातु की बात करें तो आपका जो है ये एस्टेटिन होती है। सारी चीजें रटने वाली हैं, याद आपको होनी चाहिए। तो एस्टेटिन जो है वो आपका होती है। सबसे भारी गैस अधातु की अगर बात करें तो ये जो है वो रेडॉन जो है वो होती है। ये ब्रैकेट में जो ये नंबर सब लिखे हुए हैं, ये नंबर सब आपके परमाणु क्रमांक और परमाणु भार जो है उसको दर्शाते हैं। तो वो चीज आप चाहें तो याद रख सकते हैं। मेन आपको अगर पूछा जाएगा तो पूछा ही जाएगा कि सबसे भारी गैस अधातु कौन है, और 4 ऑप्शन दिए होंगे। तो रेडॉन आपको पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा होता है? तो फ्लोरीन जो है आपका होता है। सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा होता है? तो सीजियम होता है। तो अगर आपसे ऋणात्मक पूछा जाए तो आपका फ्लोरीन हो जाएगा, धनात्मक पूछा जाए तो सीजियम हो जाएगा। सबसे चमकदार अधातु की बात करें तो कौन सी होती है? तो हीरा जो है वो सबसे चमकदार जो है अधातु होती है। अगले की बात करते हैं। सबसे चमकदार अगर धातु की बात करें तो कौन सी होती है? तो प्लेटिनम जो है आपकी होती है। आगे बात करते हैं सबसे कठोर धातु कौन सी होती है? तो सबसे कठोर धातु आपकी हीरा होती है। सबसे अगर ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाए जाने वाले तत्व की बात करें तो कौन सा होता है? हाइड्रोजन जो है आपका होता है। पृथ्वी की भूपटल पर सर्वाधिक प्राप्त तत्व कौन सा होता है? तो आपका ऑक्सीजन होता है, और परसेंटेज 49.9% होता है। ये क्वेश्चन आपका एसएसटी में भी जो है वो पूछा जाता है, सोशल साइंस में भी। तो ये आपको याद जो है वो होना चाहिए। अगला देखते हैं आपका कि कुल ज्ञात तत्व जो है उनकी संख्या कितनी है? तो आपका टोटल 118 जो है वो होती है। यहाँ पर जो तत्व लिखा है, जैसे ऑक्सीजन और भी अलग अलग तत्व का जो है वो परसेंटेज होता है। एसएसटी में एक्चुअल में टॉपिक है, तो वहां पर हम सारी चीजें और ज्यादा क्लियर करेंगे। अभी केवल पहला जो तत्व यहाँ पर पूछा गया ऑक्सीजन, उसको जो है वो याद रखिएगा। अगला है सबसे भारी तत्व कौन सा होता है? तो ऑस्मियम जो है आपका सबसे भारी तत्व होता है। महत्वपूर्ण है, ये भी आपसे पूछा जाता है। तो सबसे भारी तत्व ऑस्मियम होता है। और द्रव धातु तत्व कौन सा होता है? तो पारा होता है। द्रव अधातु तत्व ब्रोमीन होता है। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक, जैसे कि अगर विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो किसमें सबसे अच्छे से होगी? तो चांदी में जो है वो होगी। विद्युत का सुचालक अधातु अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपका ग्रेफाइट होता है। यानी कि सुचालक भी हो परंतु अधातु हो तो वो ग्रेफाइट जो है आपका आएगा। और सबसे अधिक आघात वर्धनीय तत्व कौन सा होता है? तो आपका जो है ये सोना जो है वो होता है। सब और आघात वर्धनीय सारे टर्म मैं आपको पहले ही जो है वो बता चुका हूँ। सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व कौन सा होता है? तो फ्लोरीन जो है आपका होता है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व कौन सा होता है? तो सीजियम होता है। देखिए, अगर अधातु यहाँ पर पूछा जा रहा है तत्व सबसे अधिक क्रियाशील, तो फ्लोरीन होगा, और अगर धातु पूछा जा रहा है तो सीजियम होगा। सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व कौन सा होता है? तो हीलियम जो है आपका सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व होता है। न्यूनतम आयनन विभव वाला तत्व कौन सा होता है? तो सीजियम। देखिए, अब सबसे अधिक क्रियाशील भी है आपका सीजियम,
न्यूनतम आयनन विभव वाला तत्व भी सीजियम है और अभी एक और आया था सीजियम का। तो ऐसे एक साथ अगर चीजों को याद करेंगे तो आसानी से जो है वो याद होगा। सर्वाधिक इलेक्ट्रॉनिक प्राप्ति वाला तत्व क्लोरीन होता है। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व आपका फ्लोरीन होता है। अगर सर्वाधिक गैसीय तत्व वाला वर्ग पूछे कौन सा होता है तो शून्य वर्ग जो आपकी पीरियोडिक टेबल होती है उसमें जो है आपका होता है। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व तो ये जो है वो ऑक्सीजन जो है वो होता है। मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला तत्व कौन सा होता है तो ये भी ऑक्सीजन जो है आपका होता है। हड्डियों और दांतों का निर्माण करने वाला प्रमुख तत्व और ये लास्ट आपका है तो ये कैल्शियम होता है। तो जितने पॉइंट टू पॉइंट थे हमने आपको बता दिए। अब डायरेक्ट हम प्रश्नों की प्रैक्टिस करते हैं। टोटल जो है हम यहाँ पर 25 प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। लास्ट में क्वेश्चन आपसे भी जो है वो पूछेंगे। सबसे पहला प्रश्न, इनमें से सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा है? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, सोडियम, ब्रोमीन। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आपको केवल ये नहीं देखना है आंसर कौन सा है, अपने दिमाग में भी बैठाने का प्रयास करना है। तो सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व आपको बताना है। आंसर की बात करते हैं तो आपका फ्लोरीन जो है वो बिल्कुल सही होगा। फ्लोरीन आपका सबसे अधिक अभी एक क्वेश्चन आया भी था, धन विद्युतीय और ऋण विद्युतीय दोनों, तो ऋण विद्युतीय तत्व आपका फ्लोरीन होता है। विद्युत ऋणात्मकता इसकी कितनी होती है? जो 4.00 जो है वो होती है। तो ए वाला ही आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। नाइट्रिक अम्ल किस धातु पर बेअसर होता है, मतलब असर ही नहीं उसका पड़ता है। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? तो HNO3 जो है इसका सूत्र होता है। अगर बात करें निकिल, चांदी, सोना और तांबा की, तो किस पर इसका कोई असर जो है वो नहीं होता है, वो यहां पर जो है वो पूछा गया है। आंसर की बात करते हैं तो सोना यानी कि AU आपका जो है वो सही होगा। सी वाला आपका ऑप्शन, इस पर जो है किसी भी प्रकार का इसका असर जो है वो नहीं होता है। नाइट्रिक अम्ल जो होता है वो आपका निकिल यानी कि Na, चांदी जिसको हम Ag से लिखते हैं, और तांबा जिसको हम Cu यानी कि कॉपर से लिखते हैं। और यहां पर एक ऑप्शन नहीं दे रखा है वो है Zn यानी कि जिंक। इन सभी से जो है वो क्रिया आपका करता है। कौन करता है? नाइट्रिक अम्ल करता है। यहां पर आंसर आपका सोना सही होगा जिससे जो है वो बेअसर रहता है। तीसरा प्रश्न देखते हैं कि कार्बन का वो अपर रूप जो कि विद्युत और उष्मा का सुचालक होता है और उत्तम ल्यूब्रिकेंट जो है वो होता है। ल्यूब्रिकेंट मतलब जैसे कोई चीज, साइकिल आप चलाते हैं तो साइकिल जो है अगर थोड़ा सा टाइट चल रही है तो उसमें ल्यूब्रिकेंट यूज किया जाता है ताकि थोड़ा सा वो स्मूथ चले। तो पूछा यहाँ गया है कि कार्बन का वो अपर रूप जो कि आपका विद्युत और उष्मा का जो है वो सुचालक होता है और उत्तम ल्यूब्रिकेंट होता है, चारकोल, ग्रेफाइट, हीरा, लैंप ब्लैक। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। तो कार्बन के आपसे जब भी अपर रूप पूछे जाएं तो आपके दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए आपका हीरा और दूसरा आना चाहिए आपका ग्रेफाइट। तो ये जो है सबसे दो प्रमुख अपर रूप जो है वो होते हैं। ग्रेफाइट जो आपका होता है इसमें आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि आप कह सकते हैं फ्री जो है वो मूवमेंट करते हैं। यहां पर जो प्रश्न में पूछा गया है कि जो विद्युत और उष्मा का सुचालक है और उत्तम लुब्रिकेंट भी है, तो इन दोनों में से ही आपका कोई आंसर होगा। वो कौन सा होगा? तो ग्रेफाइट आपका जो है वो बिल्कुल जो है वो सही होगा, क्योंकि जो ग्रेफाइट होता है उष्मा और विद्युत दोनों का ही जो है वो सुचालक जो है वो होता है। ग्रेफाइट का यूज कहाँ देखने को मिलता है? तो इसका यूज जो शुष्क सेल होते हैं, शुष्क जो सेल होते हैं उनमें, और विद्युत जो अपघटन होता है उसमें। किसमें? विद्युत अपघटन। तो विद्युत अपघटन और साथ ही साथ आपका जो शुष्क सेल होते हैं उनमें जो है वो किया जाता है। और जो विद्युत अपघटन है या शुष्क सेल है इसमें किस रूप में किया जाता है? तो इलेक्ट्रोड के रूप में जो है वो किया जाता है। शॉर्ट में मैंने यहाँ पर ई जो है वो लिख दिया है। और इसका जो चूड़ होता है उसका यूज मशीनों में, लुब्रिकेंट जो प्रश्न में पूछा गया था ना, इसको हिंदी में कहते हैं स्नेहक, शुष्क स्नेहक के रूप में जो है वो इसी का ही जो है वो यूज किया जाता है। तो शुष्क स्नेहक जो है यहाँ पर होगा। तो इसके जो चूड़ होता है ना उसका यूज किया जाता है मशीनों में शुष्क स्नेहक के रूप में। तो आंसर यहाँ पर आपका ग्रेफाइट जो है वो सही हो जाएगा। बाकी ये भी आपको पता होना चाहिए कि हीरा भी जो है इसी का अपर रूप होता है। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु ठंडे पानी से प्रतिक्रिया जो है वो नहीं करता है लेकिन गर्म का करने पर वो वाष्प से प्रतिक्रिया करता है? सोडियम, एल्यूमिनियम, या आ नहीं होगा, ए होगा एल्यूमिनियम, ताम्र या फिर निकेल। बताइए कौन सा जो है वो सही होगा। कौन सी धातु ऐसी है जो
ठंडे पानी से अगर आप उसको प्रतिक्रिया कराएंगे तो नहीं करेगा, लेकिन अगर गर्म करेंगे तो वो वाष्प से प्रतिक्रिया करता है, तो वो होता है आपका एल्यूमिनियम। बी वाला आपका ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो इसकी सतह होती है इस पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है उसकी पतली जो लेयर होती है ना वो जम जाती है, पतली परत जम जाती है। पर जब गर्म करते हैं तो वाष्प से इसलिए वो प्रतिक्रिया जो है वो हो जाती है, ठंडे में जो है इसलिए जो है वो नहीं हो पाती है। तो कारण होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की पतली परत। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 5। कौन सा तत्व है जिसकी परमाणु संख्या 31 होती है? बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम। बताइए कौन सा जो है वो सही होगा। परमाणु संख्या जिसकी 31 होती है, आंसर की बात करते हैं तो गैलियम आपका जो है वो सही होगा। Ga से तत्व को दर्शाते हैं और इसकी परमाणु संख्या 31 जो है आपकी होती है। अगला प्रश्न आपका है छठा। इनमें से किसमें कार्बन नहीं होता है? डायमंड में, ग्रेफाइट में, कोयला में या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा जो है वो सही होगा। तो कार्बन नहीं होता है तो डायमंड में आपका होता है क्योंकि इसके अपर रूप में ही आता है। ग्रेफाइट तो आपका बिल्कुल है, कोयला भी बिल्कुल है। आंसर आपका इनमें से कोई नहीं जो है यहाँ पर जो है वो सही होगा, क्योंकि बाकी तीनों ही कार्बन के अपर रूप में जो है वो आते हैं। ऊपर अभी क्वेश्चन आया था, मैंने हीरा और ग्रेफाइट बताया था। हीरा और ग्रेफाइट के अलावा कोयला भी याद रखिएगा। सातवां प्रश्न देखते हैं कि मैग्नेटाइट का सूत्र जो है वो क्या होता है। सबसे पहला प्रश्न कि मैग्नेटाइट किसका जो है वो अयस्क होता है, तो ये एक लोहे का जो है वो अयस्क होता है। सूत्र यहाँ पर पूछा गया है, बताइए कौन सा सही होगा। Fe2O3, Fe3O4, FeCO3 या 2Fe2O3.3H2O। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। वीडियो सभी लोग लाइक अवश्य करते रहिएगा और साथ ही साथ कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि इसी जो सब्जेक्ट है उसी के और प्रश्नों की प्रैक्टिस की जाए या फिर कोई नया जो है जो सब्जेक्ट है उसको शुरू किया जाए, और नए सब्जेक्ट में किस सब्जेक्ट को स्टार्ट किया जाए, क्योंकि ये हमारी साइंस की आज आखिरी क्लास है। साथ ही इससे पहले के अगर आपने नहीं देखे हो क्लासेस, टॉपिक, थ्योरी, तो प्लेलिस्ट अलग से डिस्क्रिप्शन में, साथ ही साथ आपको प्लेलिस्ट में जाके भी मिल जाएगी। फिर भी ना मिले तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। और वीडियो लाइक सभी लोग जरूर जो है वो कर दीजिएगा। तो मैग्नेटाइट बात करते हैं, सही कौन सा होगा। तो Fe3O4 आपका बी वाला आपका ऑप्शन सही होगा। मैग्नेटाइट लोहे का अयस्क है, सूत्र होता है Fe3O4। और लोहे के और अयस्क में आपको हेमेटाइट अवश्य पता होना चाहिए। हेमेटाइट भी आपसे जो है अधिकतर पूछ लिया जाता है। हेमेटाइट का सूत्र क्या होता है? तो Fe2O3 जो है ये हेमेटाइट का सूत्र होता है। तो मैग्नेटाइट Fe3O4, हेमेटाइट Fe2O3। डिफरेंस समझ रहे हैं? याद रखिएगा क्योंकि आपसे बिल्कुल सूत्र इसका पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न आपका है कि शुष्क सेल में प्रयुक्त जो कैथोड है वो तांबा, लोहा, सिल्वर, जस्ता, कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। किसका जो है वो कार्य करता है? तो शुष्क सेल में जो आपका जस्ता होता है, डी वाला ऑप्शन ये आपका जो है वो सही होगा। जस्ता जो है वो कैथोड का, और कार्बन अगर आपसे पूछा जाए किसका काम करता है तो ये आपका एनोड का कार्य जो है वो करता है। देखिए प्रश्न में पूछा गया था क्या कि शुष्क सेल में कैथोड क्या होता है, तो जस्ता होता है। अगर एनोड पूछा गया होता तो आप क्या कहते हैं? कार्बन होता है। तो ध्यान रखिएगा दोनों को। और जस्ता जो होता है जो आपका डी वाला है, इससे बने एक पात्र में अगर आप NH4Cl या फिर ZnCl जो है इसका पेस्ट भर करके, और जो मध्य भाग होता है ना उसमें कार्बन की जो छड़ है उसको अगर डाल दिया जाए तो ये एनोड का कार्य जो है वो करता है। यानी कि इसको आप इस प्रकार से बदल भी सकते हैं, पर वैसे आपको याद रखना है कि कैथोड जस्ता, एनोड कार्बन। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 9। पृथ्वी की संरचना में रासायनिक लौह तत्व आयरन की कितनी परसेंटेज होती है? लगभग 20%, या 20 से यहाँ पर रेंज चारों है ना, तो यहाँ पर 22% कर लीजिए, 20 से 22%, लगभग 25 से 27%, लगभग 40 से 42%, लगभग 32 से 35%। कौन सा इनमें से सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो लगभग 32 से 35% आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। अगर बात की जाए किसकी? लौह तत्व की। 32 से 35% पृथ्वी की जो संरचना होती है उसमें देखने को मिलता है। इसके अलावा ऑक्सीजन आपका, इसकी अगर बात करें तो 30.17% देखने को मिलता है। सिलिकॉन की बात करें तो 15.1% लगभग देखने को मिलता है।
मतलब एग्जैक्ट आपको नहीं, इसी प्रकार रेंज दे रखी है, तो मैं एक आपको परसेंटेज बता रहा हूँ ताकि अगर आपको प्रश्न देखने को मिले तो आप यहाँ पर जो है वो चार्ट लें। सिलिकॉन के अलावा जैसे मैग्नीशियम हो गया तो वो लगभग 13%, सल्फर हो गया तो वो लगभग 3%, निकेल हो गया तो 1.8%, कैल्शियम, एल्यूमिनियम और भी अन्य तत्व जो है वो पाए जाते हैं। अच्छा, ऑक्सीजन का जो परसेंटेज होता है वो जो है भू प्रॉपर्टी में मैंने अभी क्वेश्चन कराया था, तो उसमें लगभग 49% या 47% के नियर बाई जो है वो होता है। अगला देखते हैं आपका 10वां, एप्सम का औद्योगिक नाम क्या है? मैग्नीशियम सल्फेट, फेरस सल्फेट, लेड ऑक्साइड या लेड पेरोक्साइड, कौन सा इनमें से सही होगा? एप्सम का औद्योगिक नाम, आंसर की बात करते हैं तो मैग्नीशियम सल्फेट आपका बिल्कुल सही होगा। सूत्र इसका होता है MgSO4.7H2O, इसी को कहते हैं एप्सम। तो एप्सम जो है इसके अगर बात करें रासायनिक नाम की, तो आपका यानी कि रासायनिक दृष्टि से अगर सूत्र पूछा जाएगा तो MgSO4.7H2O हो जाएगा, और रासायनिक नाम मैग्नीशियम सल्फेट, और व्यापारिक नाम आपका जो है एप्सम हो जाएगा, जिसको हम साधारण नाम की नॉर्मल सी भाषा में जो है वो कहते हैं। अच्छा, इसी को ही हम हिंदी में किस नाम से जानते हैं? तो आप जानते हैं जो नवरात्र होती है उसमें एक नमक खाया जाता है, वो नमक होता है सेंधा नमक। तो सेंधा नमक जो है इसी के नाम से जो है इसे जाना भी जाता है। तो इसका यूज क्या होता है? तो ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है, और अगर सौंदर्य की दृष्टि से देखें तो उसके लिए भी जो है ये अच्छा होता है। स्वास्थ्य और सौंदर्य आप जो है वो याद रख सकते हैं। वैसे अगर आएगा क्वेश्चन तो ऐसे आ सकता है कि सेंधा नमक का रासायनिक सूत्र बताइए, सेंधा नमक का रासायनिक नाम बताइए, सेंधा नमक का व्यापारिक नाम बताइए, ऐसे क्वेश्चन जो है आपसे आ सकता है। ऑप्शन यहाँ पर ए वाला ही जो है वो मैग्नीशियम सल्फेट जो है वो सही होगा। 11 नंबर प्रश्न आपका है कि बर्तन बनाने के लिए इनमें से कौन सी निम्नलिखित धातु का यूज जो है वो नहीं किया जाता है? प्रश्न में ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है? नहीं किया जाता है। पीतल, सोल्डर, ड्यूरेलुमिन या फिर जर्मन सिल्वर, कौन सा इनमें से सही होगा? बर्तन बनाने के लिए कौन सी निम्नलिखित मिश्र धातु का इस्तेमाल नहीं किया जाता है? आंसर की बात करते हैं तो सोल्डर जो कि बी वाले ऑप्शन में दे रखा है, इसका यूज नहीं किया जाता है, तो बी वाला आपका ऑप्शन सही होगा। जबकि पीतल का यूज भी किया जाता है, ड्यूरेलुमिन का भी यूज किया जाता है, और जर्मन सिल्वर का भी यूज किया जाता है। अब जैसे पीतल की ही बात करें तो किसका किसका ये मिश्र रूप होता है? तो Cu और Zn का जो है ये मिश्र रूप होता है। इसी प्रकार ड्यूरेलुमिन की बात करें तो इसमें आपका एल्यूमिनियम, इसी में आपका कॉपर, इसी में आपका मैग्नीशियम, इस प्रकार से सारे तत्व देखने को मिलते हैं। जर्मन सिल्वर की बात करते हैं तो इसमें आपका Cu भी होता है, Zn भी होता है, और आपका निकल Ni भी जो है वो होता है। इन सब का यूज किस में किया जाता है? बर्तन बनाने में जो है वो किया जाता है। पर अगर ड्यूर जो हमारा सोदर सोल्डर वाला ऑप्शन है इसकी बात करें तो इसमें आपका क्या क्या मिश्रित होता है? तो Sn और Pb ये जो है आपका होता है, और इसका यूज जो है वो किस लिए किया जाता है? तो जो जोड़ होते हैं ना उसमें टाका लगाने में जो है वो यूज किया जाता है। सोल्डर अगर देखते हैं शायद मोबाइल की दुकान में शायद रखा भी रहता है, तो ये जो है वो टाका लगाने के लिए होता है। वैसे शायद इलेक्ट्रॉनिक सामान में, इलेक्ट्रॉनिक वाली शॉप में ज्यादातर देखने को मिलता है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 12 कि कार्नालाइट किस धातु का अयस्क है? पोटेशियम, एल्यूमिनियम, मरकरी, यूरेनियम, कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा? कार्नालाइट जो है इसका सूत्र क्या होता है? कार्नालाइट का जो सूत्र होता है वो होता है KMgCl3 6H2O, ये जो है इसका सूत्र होता है। और ये किसका अयस्क होता है? तो पोटेशियम का अयस्क जो है वो कार्नालाइट होता है। तो ध्यान रखिएगा, किसका अयस्क होता है? पोटेशियम का जो है वो अयस्क होता है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 13, कौन सी धातु मानव ने सबसे पहले प्रयुक्त की थी? लोहा, तांबा, सोना, कांसा। ये भी क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है, बताइए कौन सा सही होगा? महत्वपूर्ण प्रश्न है, न केवल साइंस में, एसएसटी में क्वेश्चन बहुत आता है। तो कौन सी धातु थी जो मानव ने सर्वप्रथम प्रयुक्त की थी? आंसर की बात करते हैं तो तांबा आपका जो है बिल्कुल सही होगा। मानव द्वारा प्रयोग की गई सर्वप्रथम धातु जो है वो आपकी तांबा थी। तांबा जो है, अगर इसके संकेत अक्षर की बात करें तो Cu, यानी कि कॉपर से हम इसको दर्शाते हैं ना, तो Cu जो है इसे हम दर्शाते हैं। अगर बात करें इसके परमाणु क्रमांक की या परमाणु संख्या की, तो इसकी परमाणु संख्या जो है वो 29 जो है वो आपकी होती है। अगर बात करें परमाणु भार की तो वो लगभग इसका जस्ट डबल होता है, 63.5। एग्जैक्ट डबल ना कह करके थोड़ा सा मिलता जुलता कह सकते हैं। इसके अलावा इसकी बात करें विशेषता की, तो ये जो है वो तन्य धातु जो है वो होती है। क्या होता है तन्यता, क्या होता है आघात वर्धनीयता, ये सारी चीजें हमने इससे जस्ट पहले वाली क्लास में आपको समझा दी थी। इसका यूज कहाँ किया जाता है?
तो इसका यूज किया जाता है विद्युत जो है उसके चालक के रूप में जो है वो किया जाता है, विद्युत चालक के रूप में इसका यूज सबसे ज्यादा जो है वो किया जाता है। तो तांबा आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 14 है, स्टील को जंग रोधी बनाने के लिए इसमें कौन सी धातु मिला दी जाती है, जिस कारण से आप देखते हैं कि स्टील में जंग जो है वो नहीं लगती है। नॉर्मली अगर आप घर के बर्तन वगैरह भी देखते हैं तो स्टील के होते हैं, अगर आप लोहा देखेंगे तो लोहे में जंग लग जाती है पर स्टील में जंग नहीं लगती है। तो इसमें ऐसा क्या मिलाया जाता है, क्रोमियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, कॉपर, कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका क्रोमियम जो है वो यहाँ पर सही होगा। स्टील को जंग रोधी बनाने के लिए उसमें क्रोमियम जो है वो मिला दिया जाता है। इसका जो यूज होता है वो स्टेनलेस इस्पात में भी जो है वो किया जाता है, ये भी आप याद रख सकते हैं। अगर बात करें इसकी प्रकृति की तो ये कठोर जो है वो होती है और इसका यूज बर्तन, ब्लेड, वॉल्व और भी बहुत सी चीजों में जो है वो किया जाता है। तो क्रोमियम आपका जो है वो बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न आपका है 15 कि सीसा पेंसिल में प्रयुक्त तत्व कौन सा है, जिंक, सीसा, कार्बन, टीन, बताइए कौन सा भी जो है वो यहाँ पर सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो सीसा पेंसिल में प्रयुक्त जो तत्व होता है वो आपका होता है कार्बन। कार्बन आपका जो है वो सही होगा। ग्रेफाइट भी मैंने बताया था, आपको पता होना चाहिए, इसी में ही विद्युत का सुचालक होता है, ये सारी चीजें। अच्छा, ग्रेफाइट के यूज की अगर बात करें तो वो भी मैंने बताया, शुष्क सेल, विद्युत अपघटन जो क्रियाएं हैं उनमें इलेक्ट्रोड के रूप में होता है। सीसा पेंसिल में भी यूज होता है, ग्रेफाइट का रंग बनाने में यूज होता है। तो ऐसे पॉइंट टू पॉइंट अगर याद होंगे तो क्वेश्चन कैसे भी आएगा आप जो है वो कर ले जाएंगे। और ग्रेफाइट का यूज जो है स्नेहक के रूप में अभी एक क्वेश्चन आया था लुब्रिकेंट वाला, वो भी मैंने आपको बताया, तो उसमें भी याद रखिएगा। अच्छा, काफी अगर उच्च दाब लगाया जाए, प्रेशर लगाया जाए और उत्प्रेरक का भी यूज किया जाए, उत्प्रेरक क्या होते हैं, उत्प्रेरक किसी भी रिएक्शन को धीमे या तेज करने की कैपेसिटी रखते हैं। तो ग्रेफाइट को अगर आप गर्म करेंगे हाई जो है वो प्रेशर पर, साथ में उत्प्रेरक का भी यूज करेंगे तो ये हीरा में परिवर्तित हो जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। 16 प्रश्न आपका देखते हैं कि पेंसिल की लीड बनाने में क्या व्यवहार किया जाता है, ग्रेफाइट का या फिर चारकोल का या फिर सिलिकॉन का या फिर फास्फोरस का। तो बताइए जो पेंसिल के अंदर लीड होती है, यही वो प्रश्न था जो हमने पिछली वाली क्लास में आपसे पूछा भी था, कहा था नेक्स्ट वाले वीडियो में हम इसका आंसर देंगे। तो कौन सा जो है वो सही होगा, तो पेंसिल की लीड बनाने में जो है वो ग्रेफाइट जो है इसका यूज किया जाता है, यही आपका जो है वो सही होगा। ये जो है आपका जो कार्बन होता है ना उसका एक अपर रूप होता है, वो हम आपको ऑलरेडी जो है वो बता चुके हैं। 17 प्रश्न आपका है कि कमरे के तापक्रम पर कौन सी अधातु तरल अवस्था में जो है वो पाई जाती है, फास्फोरस, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर हीलियम, बताइए कौन सा जो है वो सही होगा। कमरे के टेम्परेचर पर तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है। स्टार्टिंग में जो हमने पॉइंट बताए थे उसमें ये हमने बताया भी था, अगर आपने ध्यान से चीजों को देखा होगा तो शायद आप बता ले जाएं। आंसर की बात करते हैं तो ब्रोमीन आपका जो है यहाँ पर जो है वो सही होगा। ब्रोमीन जो है कमरे के ताप पर तरल अवस्था में जो है वो पाई जाने वाली एक अधातु होती है। अगर बात करें इसकी खोज की कब हुई तो 1825 में जो है वो खोज हुई थी। किसके द्वारा हुई, तो बैलार्ड जो है उन्होंने इसकी खोज जो है वो की थी। अगर बात करें इसकी प्रकृति की तो ये जो है वो गहरे लाल रंग का गाढ़ा द्रव जो है वो होता है, गहरे लाल रंग का गाढ़ा द्रव जो है ये होता है, गहरे लाल रंग का गाढ़ा द्रव। और अगर बात करें ये जो है किस प्रकार की वाष्प देता है, तो लाल रंग की वाष्प जो है वो देता है। अगर बात करें इसके पहचान की तो इसमें अत्यधिक उत्तेजक और तीक्ष्ण दुर्गंध आपको देखने को जो है वो मिलती है, और इसी गंध के कारण ही इसका नाम ब्रोमीन जो है वो पड़ा भी है। ब्रोमीन जो है आपकी ये मुक्त अवस्था में प्रकृति में नहीं पाई जाती है, संयुक्त अवस्था में ब्रोमीन देखने को मिलती है, जैसे NaBr यानी कि सोडियम के साथ हो गया तो NaBr यानी सोडियम के साथ, अगर KBr है तो पोटेशियम के बाद, ऐसे मैग्नीशियम के साथ है तो MgBr2 यानी संयुक्त अवस्था में पाई जाती है, ब्रोमीन मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं 18 कि कौन सा पदार्थ समुद्र जल से निकाली गई है, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, कोबाल्ट या फिर ब्रोमीन, बताइए कौन सा जो है वो सही होगा। इनमें से कौन सा पदार्थ समुद्र जल से जो है वो निकाला गया है। आंसर की बात करते हैं इन चारों में तो ब्रोमीन आपका जो है वो सही होगा। ब्रोमीन जो है इसको समुद्री जल से जो है वो प्राप्त किया जाता है, और मैंने बताया भी संयुक्त, इससे जस्ट पहले वाला प्रश्न आया था कि ये संयुक्त अवस्था में जो है वो मुख्य रूप से जो है वो मिलते हैं। अगर समुद्री जल में ब्रोमीन लवण के रूप में परसेंटेज की बात करें तो 0.006% जो है वो मात्रा देखने को मिलती है। 19 प्रश्न आपका है कि मैलाकाइट किसका एक अयस्क या खनिज होता है, लेड का, मैग्नीज का, मर्क्यूरी का या फिर कॉपर का। मैलाकाइट किसका एक जो है आपका अयस्क होता है।
ये जो है आपका मैलाकाइट एक कार्बोनेट खनिज होता है और इसी को ही हम कॉपर कार्बोनेट या ताम्र कार्बोनेट के नाम से जो है वो जानते हैं। जिस नाम से जानते हैं उसी से ही हम आंसर तक आसानी से पहुंच सकते हैं। किस नाम से जानते हैं? कॉपर कार्बोनेट के नाम से, या तो फिर इसी को हम ताम्र कार्बोनेट जो है वो कह सकते हैं। तो अयस्क भी किसका होगा? बिल्कुल कॉपर का ही होगा। तो आंसर यहाँ पर कॉपर ही जो है वो सही हो जाएगा। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका रासायनिक सूत्र होता है CuCO3 डॉट CuOH का होल ट्वाइस। ये जो है इसका रासायनिक सूत्र जो है वो होता है। प्राचीन काल में अगर इसके यूज की बात करेंगे तो हरे रंग में खनिज के या खनिज में जो रंग होता है उसके रूप में इसका यूज जो है वो किया जाता है। और साथ ही साथ हरे रंजक जो है उसके आधार पर आप ये कह सकते हैं कि इस प्राकृतिक रूप को अब सिंथेटिक के रूप में भी जो है वो बदल दिया गया है, तो उसमें भी जो है वो यूज किया जाता है। बहुत से सजावटी प्रयोजन होते हैं उसके लिए मेलाकाइट का यूज किया जाता है, तो याद रख सकते हैं। प्रश्न नंबर 20 आपका है, इनमें से कौन सी संक्रमण धातुओं की एक विशेषता जो है वो नहीं है? इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की प्रवृत्ति, कम विद्युत ऋणात्मक, कम आयनीकरण ऊर्जा, या फिर तन्यता। कौन सा इनमें से सही होगा? प्रश्न में नहीं पूछा गया है संक्रमण धातुओं की विशेषता, तो इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की जो प्रवृत्ति होती है ये इनमें जो है वो नहीं होती है संक्रमण धातुओं में। ए वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। बाकी आपका कम विद्युत ऋणात्मक भी होती है, कम आयनीकरण ऊर्जा भी होती है, तन्यता जो है ये भी होती है। तो ये सब जो है इसकी विशेषताएं जो है वो हो जाएंगी। अगला प्रश्न देखते हैं 21। टोटल हमारे प्रश्न है 25। स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया था, लास्ट में क्वेश्चन हम आपसे भी पूछेंगे। भारी जल जो है वो क्या है? मोनोटेरियम ऑक्साइड, पॉलीटेरियम ऑक्साइड, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, या ट्रिशरम ऑक्साइड। बताइए कौन सा जो है वो सही होगा। तो भारी जल जो है इसका सूत्र होता है आपका D2O, और यहां पर अगर आप डी से देखेंगे तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड आपका दे रखा है, यही आपका जो है वो सही होगा। सूत्र होता है इसका D2O। इसमें ही जो है ड्यूटेरियम जो है ऑक्साइड, इससे आप पहचान सकते हैं। और प्रकृति की बात करें तो ये हाइड्रोजन का एक भारी समस्थानिक होता है। खोज की बात करें तो 1932 ईस्वी में जो है वो हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? तो यूरे और वॉस वर्न जो है उनके द्वारा जो है वो की गई थी। यूरे तथा वॉस वर्न जो है इन्होंने जो है इसकी खोज जो है वो की थी। अणुभार की बात करें तो इसका अणुभार 20 होता है, और साधारण जल के 5000 भाग में एक भाग केवल भारी जल जो है वो होता है। अगर बात करें इसका यूज कहां होता है, तो नाभिकीय जो संयंत्र होते हैं उसमें होने वाली नाभिकीय विघटन क्रियाओं के दौरान उत्पन्न जो न्यूट्रॉन होता है उसको अवशोषित करने के लिए मंदक के रूप में इसका यूज जो है वो किया जाता है। तो अगर शॉर्ट में याद करना है तो सीधे सीधे नाभिकीय विघटन क्रियाओं में यूज किया जाता है। एक्चुअल में जब नाभिकीय विघटन क्रियाएं होती है ना, तो आपका जो न्यूट्रॉन निकलता है तो उसको कोई ना कुछ एब्जॉर्ब करने वाला होना चाहिए ना, तो उसके लिए यूज किया जाता है। तो सी वाला आंसर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं कि एल्यूमिनियम धातु को प्राप्त जो है वो किससे किया जाता है? पिच ब्लेंड से, ग्रेफाइट से, बॉक्साइट से, अर्जेंटाइट से। बताइए कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो भू प्रॉपर्टी में धातुओं में अगर बात करेंगे तो एल्यूमिनियम जो है सबसे ज्यादा मात्रा में देखने को मिलती है, और यहां पर अगर बात करें किससे प्राप्त होती है तो बॉक्साइड आपका जो है वो यहां पर सही होगा। एल्यूमिनियम के खनिज में बॉक्साइड हो गया, एलुनाइट हो गया, फेलास्पार हो गया, ये सब इसके हो जाते हैं खनिज या अयस्क के रूप में आप कह सकते हैं। और बॉक्साइड अयस्क जो है कहां पर आपको मुख्य रूप से देखने को मिलता है? तो झारखंड है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, वहां वहां देखने को मिलता है। अगला प्रश्न आपका है 23। इनमें से सबसे भारी धातु जो है वो कौन सी है? तांबा है, यूरेनियम है, एल्यूमिनियम है, या फिर चांदी है। बताइए कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से तो आपका यूरेनियम जो है वो सही होगा। यूरेनियम तत्व की खोज जो है वो 1789 ईस्वी में जो है वो हुई थी। किसके द्वारा? तो पिचब्लैंड नामक अयस्क से जो है वो हुई थी। पिचब्लैंड नामक अयस्क से जो है वो हुई थी। और इसके जो नए तत्व है उसका जो नाम है वो कुछ वर्ष पहले ज्ञात था। आपका एक ग्रह जिसको आपने सुना होगा, यूरेनस ग्रह। तो यूरेनस जो ग्रह है उसी के नाम पर ही इसका नाम जो है वो यूरेनियम जो है वो रखा गया। और यूरेनियम का एक अन्य अयस्क है कार्नोटाइट, वो भी आप चाहें तो याद रख सकते हैं। और प्रकृति में जो प्रश्न में पूछा गया पाए गए तत्वों में सबसे भारी तत्व कौन सा है, तो यूरेनियम आपका सही होगा।
अगला आपका प्रश्न है 24 कि कौन सा खनिज है जिससे रेडियम प्राप्त किया गया था? चूना पत्थर, पिचब्लैंड, रूटाइल, हेमेटाइट। बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था? आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका ऑप्शन पिच ब्लैंड जो है वो आपका सही होगा। रेडियम जो है आपका पिच ब्लैंड से जो है वो प्राप्त किया गया था, ये आपका सही होगा। यहाँ पर हेमेटाइट दे रखा है, इससे जो है वो लोहा प्राप्त जो है वो किया जाता है। तो चूना पत्थर है, इससे आप कह सकते हैं कि जो अवसादी सेल होती ना, उनमें चूना पत्थर पाया जाता है। तो आंसर यहाँ पर आपका पिच ब्लैंड जो है वो बी वाला जो है वो सही होगा। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। साथ ही साथ सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य जो है वो कर दीजिएगा, जो भी चैनल पर नए हो, और साथ ही साथ चैनल पर नए हो सब्सक्राइब भी अवश्य करते रहिएगा, ताकि आगे आने वाला कोई वीडियो आपसे मिस बिल्कुल भी ना हो। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल से जो भी ना जुड़े हो, बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, या तो फिर आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, उससे भी जुड़ सकते हैं। 25 प्रश्न आपका लास्ट है। इनमें से कौन धातु है जिनमें कौन सामान्य ताप पर जो है वो द्रव है? सीसा, पारा, निकिल, टिन। बताइए कौन सा सही होगा। इसके बाद एक क्वेश्चन हम आपसे भी पूछेंगे। आंसर की बात करते हैं, निम्न धातुओं में से कौन सामान्य ताप पर द्रव है? तो आपका ऑप्शन यहाँ पर पारा यानी कि मरकरी जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पारा का यूज कहाँ किया जाता है? तो थर्मामीटर बनाने में जो है वो किया जाता है, अमलगम बनाने में जो है वो किया जाता है। और इसकी विशेषता पारे की क्या होती है कि ये जो है वो द्रव अवस्था में जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है ना, उसी में द्रव में पाया जाता है। जबकि जो धातुएं होती हैं, धातुएं आपको मैंने बताया था कि ठोस होती हैं, पर पारा ऐसा धातु है जो कि ठोस नहीं होती है, ये द्रव अवस्था में पाया जाता है, वो भी नॉर्मल टेम्परेचर में। तो यही लिए जो है यहाँ पर जो है ये पूछा गया है। और पारा ही आपकी एक ऐसी धातु है जो कि सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, ऐसे भी आप कह सकते हैं। बाकी ये चीज मैंने आपको पहले इस क्लास में जो है वो क्लियर कर दी थी। सभी प्रश्न हमारे समाप्त। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक नया प्रश्न पूछते हैं, आपको अयस्क बताना है कि हेमेटाइट किसका एक अयस्क या खनिज होता है? जिंक का, आयरन का, लेड का, या फिर मैग्नीज का। इन चारों में से कौन सा सही होगा? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके जो है वो बताइएगा। लाइव टाइमिंग दोपहर के 3 बजे, और जो सुपर डेट के लिए आप कंप्लीट कोर्स देख रहे हैं उसकी लाइव टाइमिंग शाम के 8 बजे की है। तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि थ्योरी के साथ साथ प्रश्न भी हम आपको जो है वो करा रहते हैं। तो आज में फिर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।